हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 साइंस। स्टैंडर्ड 10 के साइंस में हमने चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने एनवायरमेंट क्या है वो हमने देखा था। एनवायरमेंट के पार्ट में हमने इकोसिस्टम देखा था। इकोसिस्टम क्या है वो मैंने आपको समझाया था, एग्जांपल दिया था। एक तो गार्डन की इकोसिस्टम का, दूसरा दिया था एक्वेरियम का। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वाटर का इकोसिस्टम। ये दोनों हमने एग्जांपल देखे थे। इकोसिस्टम के अंदर हमने दूसरा स्टार्ट किया था फूड चेन। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था? फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया था। फूड चेन क्या होता है ये हमने समझ लिया था। उसके कंपोनेंट्स भी हमने देखे थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। देखे थे हमने ये 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये हमने उसके 3 कंपोनेंट भी देखे थे। अब इन 3 कंपोनेंट के हिसाब से हम उसके ट्रॉफिक लेवल देखेंगे। ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर मतलब हमने क्या देखा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो वगैरह क्या आएंगे? प्रोड्यूसर में आएंगे, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, ऑटो, वो अपने आप से कर लेते हैं। तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं उसे? ऑटोट्रॉफिक लेवल। वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं करते, ऑटो है, अपने आप कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक लेवल। और प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये हमने कल देखा था। ठीक है, तो वो जो है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। प्राइमरी है वो प्लांट्स पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी है वो प्राइमरी पे डिपेंड करेगा, टर्शियरी है वो सेकेंडरी पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ग्रास, उसके बाद ग्रास होपर, उसके बाद फ्रॉग, उसके बाद स्नेक और उसके बाद ईगल, ये बना के मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये जो सारे कंज्यूमर्स है ना और जो डिकम्पोजर्स है उसे हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक लेवल। उसे क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स से वो होंगे ऑटोट्रॉफ्स। नाम लिखो तो प्लांट्स क्या बनेंगे? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स है वो बनेंगे हिट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरे किसी और पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स अपना फूड खुद नहीं बनाते तो वो दोनों क्या बनेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें पता है कि हम फूड नहीं खाते तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती, तो ऑब्वियसली हमें फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में आएगी, कंज्यूमर में से कहाँ जाएगी? डिकम्पोजर में जाएगी। ऑब्वियसली एनर्जी फ्लो तो होना चाहिए ना, तो ही आगे की फूड चेन है वो चलेगी, इकोसिस्टम पूरा रन होगा। ठीक है, अब एनर्जी लेवल अगर हम देखें, एक सेकेंड, फूड चेन में अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो पहला आपको पता है कि प्लांट अपनी एनर्जी, अपना फूड किसकी मदद से बनाता है? सनलाइट की मदद से। ठीक है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना वो क्या करता है? फूड खुद बनाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली सनलाइट से मिलेगी। तो सनलाइट जितनी भी उसे मिल रही है, उसे सनलाइट जितनी भी मिल रही है ना, उसका ओनली 1%, उसे जितनी भी सनलाइट मिल रही है उसका ओनली 1% ही वो एनर्जी यूज करता है। जितनी सनलाइट मिल रही है उसमें से 1% ही एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स के बारे में बोल रही हूँ, प्रोड्यूसर्स के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, सनलाइट में से उसे जितना मिलता है उसमें से ओनली 1% एनर्जी वो यूज करते हैं। ठीक है, बाकी का 99% एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स को मिली सनलाइट में से ओनली 1% एनर्जी। ठीक है, और वो 1% एनर्जी अपने आप में खुद में स्टोर करेगा। वो प्लांट का किसी इंसेक्ट ने या तो ह्यूमन ने या तो एनिमल ने या तो बर्ड ने, किसी ने भी वो प्लांट का एज अ फूड यूज किया। ठीक है, तो सनलाइट में से उसने जो 1% एनर्जी ली थी ना, वो जब एज अ फूड यूज होता है तो वो पूरी एनर्जी कंज्यूमर्स को नहीं मिलती। बहुत सारी एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है। ओनली उसका कितना %, यहाँ पे बुक में पेज नंबर आप 258 ओपन करो तो उसमें पॉइंट वाइज देखो, आपको फिगर 15.2 दिया है ट्रॉफिक लेवल, उसके पास में पॉइंट वाइज आपको जो लिख के दिया है उसमें पहला पॉइंट यही लिखा है कि प्लांट्स
सनलाइट का ओनली 1% एनर्जी यूज करता है। वो फूड कौन लेगा? कंज्यूमर्स लेंगे, चाहे वो इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल, ह्यूमन कोई भी हो। ठीक है, हम सारे किस में आते हैं? कंज्यूमर्स में आते हैं। ठीक है, तो वो व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑब्वियसली वो प्राइमरी कंज्यूमर्स लेंगे। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट। जो 1% सनलाइट में से प्लांट ने कितनी ली थी? ओनली 1%, उसमें से भी बहुत सारा लॉस्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट इन एनवायरमेंट। तो कितना छोटा हमें एनर्जी का लेवल मिलेगा, सोचो। ठीक है, तो क्या है कि सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो उसमें से भी बहुत सारा तो इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाता है और उसमें से बहुत सारा हमारी बॉडी में डाइजेशन में चला जाता है और बाकी का जो बचता है वही हमें एनर्जी के फॉर्म में और ग्रोथ की, बॉडी के ग्रोथ के फॉर्म में मिलेगा। हमारी बात करें या तो कोई भी इंसेक्ट्स की कोई भी बात करें, सभी में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, जो बचेगा उसमें से भी ज्यादा है वो डाइजेशन में यूज हो जाएगा। तो बहुत कम पार्ट है वो ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मुझे कहाँ पे मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। ठीक है, आप खेलते हो तो खेलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगी? फूड में से मिलेगी। ठीक है, तो एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो सपोज कि मैंने आज सब्जी खाई है, मतलब कोई भी, सपोज कि कोई भी ह्यूमन ले लो या कोई भी बर्ड, एनिमल, कुछ भी ले लो, उसने जो प्राइमरी कंज्यूमर ने प्लांट में से जो भी खाया है एज अ फूड, ठीक है, उसका जो भी उसने खाया है एनर्जी मिल रही। देखो, सनलाइट में से ओनली 1% किसे मिला? प्लांट को मिला। प्लांट में भी बहुत सारा हीट में चला जाएगा। ठीक है, जो बचा प्लांट में जो बचा उसमें से भी 10% है वो ही बॉडी को मिलेगा और वो एनर्जी के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो सोचो कितनी सनलाइट में एनर्जी होगी, उसमें से सिर्फ 1% प्लांट को मिला, उसमें से भी हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलती है। तो सोचो वो 1% मतलब की अमाउंट कितनी बड़ी होगी ना। वो 1% में से 90% एज इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाएगा, 10% ही बचेगा। ठीक है, तो जो सनलाइट में से एनर्जी मिलती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। इसीलिए बोलते हैं कि सनलाइट का यूज करो, सोलार पैनल लगाओ, सोलार कुकर का यूज करो, क्योंकि वो बहुत 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 हाई क्वांटिटी में हीट होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, नाउ therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is presented at each step and reaches the next level of consumer। मतलब कि अगर 10% लेते जाए तो प्लांट में से 10% प्राइमरी कंज्यूमर मिला, कंज्यूमर को मिला, सनलाइट में से 1% प्लांट को मिला, वो 1% का भी 10% किसको मिला? प्राइमरी कंज्यूमर। उसका भी 10% किसको मिला? सेकेंडरी। उसका भी 10% किसको मिला? टर्सरी कंज्यूमर को। सभी लेवल में 90% क्या होता जाएगा? इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। ठीक है, इस हिसाब से एनर्जी फ्लो होती है फूड चेन में। बाद में वो एनर्जी लास्ट में किसे मिलती है? डिकम्पोजर्स को। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे फूड चेन के बाद फूड वेब। फूड चेन के बाद अब हम क्या देखेंगे? फूड वेब। ठीक है, तो फूड वेब क्या है अब हमें पता है। देखो, आपकी बुक आप ओपन करोगे तो पेज नंबर 259 पे आपको फूड वेब का ये वाला फिगर दिया है, ये वाला फूड वेब का फिगर दिया है। उसमें दिखाया है कि एक ही प्लांट को कितने सारे इंसेक्ट्स खाते हैं। वो इंसेक्ट को खाने वाला भी कोई एक सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है, कितने सारे होते हैं। दैट मीन्स कि ये फूड चेन है वो सिर्फ एक ही लेवल नहीं बनाती, एक ही चेन नहीं बनाती, वो एक में से बहुत सारे इंसेक्ट्स खाते हैं और वो इंसेक्ट्स को भी खाने वाले बहुत सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। दैट मीन्स कि ये पूरा वेब बनाएगा। जैसे मकड़ी का वेब होता है ना, स्पाइडर का, वैसे ही वेब बनाएगा। एक में से 3 जाएंगे, वो 3 में से फिर 9 जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक ही पूरी लाइन बनेगी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए फूड चेन में से ये जो पूरा वेब टाइप का बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? फूड वेब। तो एनवायरमेंट में फूड चेन तो हमें सिर्फ समझाने के लिए दिया है, एग्जैक्टली उसमें क्या होता है? फूड वेब होता है।
सिर्फ एक ही लेवल, एक ही आप देखो तो एक ही लाइन नहीं बनती, क्या बनता है, फूड वेब बनता है। ठीक है, ये हो गया फूड वेब। अब हम देखेंगे कि डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होती है उसका डायग्राम आपको ऐसे नीचे दिया है, तो उसमें आप पढ़ के देखो। तो पहला बोला है सनलाइट, सनलाइट में से एनर्जी किसे मिलेगी, प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स में से किसे मिलेगी, प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी में से सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी में से टर्शियरी कंज्यूमर को, और उसमें से डिकम्पोजर्स को। ठीक है, ऐसे एनर्जी फ्लो होती है, वो हमने आगे देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपको एक वर्ड दिया है पेज नंबर 260 पे। पेज नंबर 260 का ये फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसमें ये वर्ड आपको दिखेगा, वो मैं आपको समझा रही हूँ कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या। अब देखो, हमें पता है कि हम जो फूड लेते हैं वो खेत में किसान पकाते हैं, ठीक है, उसमें ग्रो करते हैं, पकाते नहीं है। ठीक है, किसान खेत में फार्मर से वो फार्म में वो पाक बनाते हैं, मतलब वो ग्रो करते हैं, ठीक है, हमारे लिए। तो ऑब्वियसली जब वो ग्रो करते हैं उसे, तब उसमें क्या डालेंगे, वो पेस्टिसाइड्स डालेंगे ना। ठीक है, पेस्टिसाइड डालेंगे कि ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना हो जाए। ठीक है, उसके पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उसे खातर मतलब फर्टिलाइजर देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, वो डालते हैं। और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से तैयार केमिकल्स वो हमें पता है। तो वो जो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर उसने डाले, वो केमिकल्स किसके अंदर आएंगे, प्लांट के अंदर आएंगे। प्लांट का हमने एज अ फूड यूज किया, तो वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में आया। वो पेस्टिसाइड कहाँ पे आएगा, हमारी बॉडी पे आएगा। हमारी बॉडी में से सपोज कि हम ना एग्जांपल ले, तो प्लांट में से अगर वो प्लांट केमिकल वाला जो प्लांट है वो किसी इंसेक्ट ने खाया, ठीक है, तो वो केमिकल प्रोड्यूसर में से कहाँ गया, प्राइमरी कंज्यूमर में गया। प्राइमरी कंज्यूमर को किसी सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, तो वो केमिकल उसमें से कहाँ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में गया। तो एक के बाद एक लेवल में वो केमिकल आगे आगे, वो जो हमने मेडिसिन तो नहीं बोल सकते, मतलब फर्टिलाइजर या तो हमने जो भी पेस्टिसाइड्स यूज किए वो एक के बाद एक लेवल में जाएंगे। और ये जो केमिकल्स है वो एनर्जी की तरह डिक्रीज नहीं होते। जैसे एनर्जी एक लेवल में से दूसरे लेवल में जाती है और डिक्रीज होती है, अभी हमने देखे सनलाइट में से प्रोड्यूसर को मिलती है, प्रोड्यूसर में से प्राइमरी में से सेकेंडरी, ऐसे स्टेप वाइज आगे जाएंगे तो एनर्जी लेवल डिक्रीज होता जाता है। वैसे ये केमिकल का लेवल डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, प्लांट में जितना केमिकल है वो सारा किसे मिलेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा। वो सारा किसे मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा। एनर्जी लेवल की तरह ये डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, और ह्यूमन से वो कोई भी फूड चेन में, मतलब कि फूड वेब में अपर लेवल पे होते हैं। ह्यूमंस को कोई नहीं खाता, आपको पता है। हाँ, जंगल में गए, किसी एनिमल को डिस्टर्ब किया, वो मार देता है, वो होता है। बट एनिमल्स को मतलब ह्यूमंस को कोई भी खाता नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस को कोई भी एज अ फूड यूज नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी मतलब आप देख सकते हो कि ह्यूमन से वो कोई भी फूड चेन में, फूड वेब में सबसे ऊपर होते हैं। तो वो जो सारा केमिकल है वो ह्यूमन की बॉडी में क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है, ह्यूमन का हमें देखो, अगर वेजिटेरियन देखे तो हम डायरेक्ट प्लांट लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई है जो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसने जो एज अ फूड यूज किया था, जो भी नॉन वेज उन लोगों ने एज अ फूड यूज किया था, वो प्राणी सपोज कि उन्होंने चिकन खाया, तो चिकन ने तो क्या खाया होगा, प्लांट्स के पत्ते वगैरह खाया होगा। ठीक है, फूड खाया होगा, तो वो फूड में से चिकन को मिला वो केमिकल, और केमिकल वो किसे मिला, ह्यूमन को मिला। ठीक है, तो वो केमिकल हमारी बॉडी में जमा होता है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये जो पेस्टिसाइड या तो फर्टिलाइजर का जो केमिकल है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में आगे जाता है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये हो गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जनरल इकोसिस्टम के बारे में हमें जो समझना था वो खत्म हो गया। क्या क्या देखा हमने इकोसिस्टम में? पहले तो इकोसिस्टम क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हमने देखा। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा फूड चेन क्या होती है, उसके लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर में से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसके ऊपर क्या आएगा, डिकम्पोजर।
ठीक है। प्रोड्यूसर में क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे और ट्रीज आएंगे, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। दूसरा उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खुद ऑटोमेटिक बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हाँ पका सकते हैं, वेजिटेबल्स को पका सकते हैं, बट वेजिटेबल्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो कंज्यूमर्स है वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, या तो वो प्रोड्यूसर पे या तो दूसरे कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं, तो उसे बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उसे, हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। उसमें से आएगा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो तो मतलब कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर भी सड़न होती है, प्लांट की किसी के खाए बिना भी वो थोड़े टाइम ऐसे रहेंगे तो सड़ जाएंगे, हमें पता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की जो डेड बॉडीज होती है उसे डिकम्पोज करने का काम किसका है, डिकम्पोजर्स का होता है, ठीक है। डिकम्पोजर्स उसे डिकम्पोज करके बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से एयर में और सोइल में जाने देते हैं। ये हमने देखा फूड चेन में। उसमें हमने देखा एनर्जी लेवल कैसे जाता है। सनलाइट में से ओनली 1% प्रोड्यूसर को मिलता है, उसका 1% का भी 10% किसको मिलेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को, उसका भी 10% किसे मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को, उसका भी 10% किसे मिलेगा, टर्शियरी, और उसका भी 10% किसे मिलेगा, डिकम्पोजर्स को, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद हमने देखा फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, फूड वेब। मतलब कि एक ही प्रोड्यूसर को एक ही प्रोड्यूसर लिया है, उसे खाने वाला कोई एक ही प्राइमरी कंज्यूमर हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर है जो एक ही टाइप के प्रोड्यूसर का खाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोड्यूसर, सपोज कि कोई एक प्राइमरी कंज्यूमर आपने लिया, तो एक ही प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले बहुत सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा फूड वेब का, यहाँ पे फिगर है, उसके ऊपर से हम देखें तो प्लांट को खाने वाले कैसे होते हैं, माउस होते हैं, रेबिट्स होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो फूड वेब पूरा एक आखा जाले के जैसा, मकड़ी के जाले के जैसा वेब बनेगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे, ठीक है। फूड वेब के बाद हमने एनर्जी लेवल देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो हम देते हैं, ठीक है, वो केमिकल है, वो केमिकल प्लांट के अंदर जमा होता है और वो एज अ फूड यूज होगा प्लांट। तो वो केमिकल स्टेप बाय स्टेप प्लांट में से प्राइमरी कंज्यूमर, उसमें से सेकेंडरी कंज्यूमर, उसमें से टर्शियरी कंज्यूमर, उसमें से डिकम्पोजर्स में आकर चला जाएगा। एनर्जी लेवल की जैसे ये केमिकल डिक्रीज नहीं होते, तो जो केमिकल प्लांट के अंदर था, प्रोड्यूसर के अंदर था, वही केमिकल बाद में किसे मिलेगा, लास्ट जो कंज्यूमर होंगे उसके मिलेगा, और उसमें से किसे मिलेगा, डिकम्पोजर्स को मिलेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे उसे हम, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक है कि हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। हमारी जो एक्टिविटीज हम जो रोज करते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, इंडस्ट्रीज का यूज करते हैं, फूड कुक करते हैं, ठीक है। ये मैं ड्रॉप कर रही हूँ तो डस्ट के पार्टिकल्स उड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी हमारी रोज बरोज की कितनी सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, तो ये जो हमारी एक्टिविटीज है वो एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती है वो हमें देखना है, ठीक है। हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। उसमें हम यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में 2 ही एक्टिविटीज है, एक तो ओजोन लेयर डिप्लेशन और दूसरा है डिस्पोजल वेस्ट। एक है ओजोन लेयर डिप्लेशन और दूसरा है डिस्पोजल वेस्ट। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन पहला हम देखेंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन। पहला हम देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे होता है वो हम सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ रखा है। क्या होता था उसमें, हम जो एक्टिविटीज करते हैं, हम जो एसी वगैरह यूज करते हैं ना, कूलर या तो एसी, उसमें से जो गैस बाहर निकलती है वो होती है रेफ्रिजरेटर, एसी या तो कूलर। इसमें ये जो ठंडा करने वाले जो भी इक्विपमेंट होते हैं ना, उसमें से एक गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFC। पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC।
ये जो CFC है वो AC में से, कूलर में से, रेफ्रिजरेटर में से रिलीज हुआ, वो एटमॉस्फेयर में मिल गया और धीरे 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 वो गैस एटमॉस्फेयर में ऊपर तक चला जाएगा एयर में। ठीक है, एयर के 4 लेवल है, एटमॉस्फेयर के 4 लेवल है, ये 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। तो 3rd लेयर है जो उसमें क्या है, ओजोन का एक लेयर बना है जो हमें सनलाइट की अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से क्या करता है, हमें बचाता है, सेव करता है। ठीक है, इट सेव्स अस फ्रॉम दी अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में से जो रेडिएशन आती है उसे हमें बचाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वो ओजोन लेयर के साथ जाएगा, मिलेगा, ठीक है, तब वो ओजोन लेयर को वहां से डिप्लेट करना मतलब कि कम कर देगा, घटा देगा। ठीक है, हमने देखा है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है एंटार्क्टिक, ठीक है, उसके ऊपर जो ओजोन लेयर है ना, उसमें हमने होल देखा है। ओजोन लेयर जो पूरा एक चद्दर की तरह हमारे ऊपर, अर्थ के ऊपर जो बिछा था ना, उसमें अब होल बनने लगे हैं, जिसे हम बोलते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, वो होल बनने लगा है, मतलब कि अगर वो होल बनेगा तो उसमें से रेडिएशन अर्थ पे आ जाएंगे और जो वो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, वो हमारी स्किन को बहुत नुकसान करते हैं। उससे स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकती है और उसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। हमें पता है कि ईयर बाय ईयर अगर हम आगे जाते जाए तो एवरी ईयर गर्मी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, वो इसकी वजह से हो रहा है और जो हमारे व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज में से जो पॉल्यूशन निकलता है उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, तो जितना हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे उतना हम डिस्टर्ब होंगे। अगर हम एनवायरनमेंट को ऐसे ही रहने दे तो एनवायरनमेंट भी हमें कुछ नहीं करेगा। हम जितना उसे डिस्टर्ब करेंगे उतना वो हमें डिस्टर्ब करेगा, जैसे कि साथ तैसा। ठीक है, तो वो भी हमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए बहुत सारे गैसेस जवाबदार है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्योंकि ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डिप्लेशन हमने सबसे पहले 1980 ये साल में, ईयर 1980 में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, 1980 में सबसे पहले ये ओजोन लेयर डिप्लेशन देखा गया था। उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च हुए और देखा कि 1987 में देखा ना, तो वो डिप्लेशन तो होल तो बहुत बड़ा हो गया था। वो डिप्लेशन, वो जो होल था वो बहुत बड़ा हो गया था 1986 में, सॉरी 1980 में उसने पहले बार वो देखा गया कि यहाँ पे ओजोन लेयर में होल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद 1986 में देखा गया कि वो होल बहुत बड़ा बन रहा है। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज है या तो ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, हमें पता है कि अमेरिका है वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज है, उसने इसकी इफेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उन लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। सबने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सारी कंट्रीज ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने नाम दिया था UNEP। ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दिया गया? UNEP उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस, सारी कंट्रीज एक साथ यूनाइट होती है, एक साथ होती है, एनवायरमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाती है। ठीक है, 1986 में ये डिप्लेशन बहुत ज्यादा देखा गया तो उन्होंने सबने मिलके ये डिसाइड किया कि सारी इंडस्ट्रीज में से, व्हीकल्स में से या तो AC, कूलर, रेफ्रिजरेटर, जिसमें से भी ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करने वाले जो गैसेस रिलीज होते हैं ना, उसका एक लेवल से ज्यादा वो लोग रिलीज नहीं कर सकते। उससे पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई रोक नहीं लगाया था, वो अपने हिसाब से ऐसे ही CFC जितना छोड़े उतना चलता था। उसके बाद एक लेवल फिक्स हुआ कि इस लेवल से ज्यादा वो छोड़ नहीं सकते। अगर वो करेंगे तो ही ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो कंट्रोल में आएगा। पर ये करने के बाद भी अब भी वो कंट्रोल में नहीं आया है। बट उस लेवल से अगर वो घटाएंगे तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होना कम हो जाएगा, तो वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ पे इफेक्ट करेगा। तो कोई ना कोई ऐसे तो हमें इफेक्ट होगी। ठीक है, 1986 में उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया और वो रूल 1987 में पास ऑन हुआ।
1987 में वो रूल पास ऑन हुआ कि ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करते हैं वो जो गैसेस है उसका एक लेवल से ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए। अब ओजोन लेयर बनता कैसे, हम O2 के बारे में जानते हैं, ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम में हम जो O2 गैस इनहेल करते हैं वो हमें पता है O2 है, ठीक है। अब ये O2 हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में, एयर में हर जगह पे O2 है, ठीक है। अब एयर का जो सबसे अपर लेवल है, सनलाइट उस पे डायरेक्ट आएगी, ठीक है। सनलाइट जब ऑक्सीजन पे आएगी ना तब ये ऑक्सीजन के दो टुकड़े कर देगी। O2 में से जब उसे सनलाइट मिलेगी तो ये O+O, ये जो O2 दो ऑक्सीजन थे वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक ऑक्सीजन था वो दूसरे O2 के साथ मिलके O2+O क्या बनाएगा, O3, जिसे हम नाम देते हैं ओजोन। इसीलिए एयर के अपर लेवल में जो थर्ड लेवल है उसमें ओजोन का लेयर बना है कि ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो उसे सेपरेट कर देगा। सारे ऑक्सीजन के जो O2 के मॉलिक्यूल्स थे वो सारे तो सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। सारे O2 के मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं होंगे, जो सेपरेट हुए हैं वो एसिडीज थे, उसके साथ मिलके O2 में से क्या बना देंगे, O3 बना देंगे, जिसे हम बोलते हैं ओजोन। और ओजोन अपना एक ऊपर लेयर बना रहा है, ठीक है। वो हल्का है इसलिए नीचे नहीं आ सकता, तो उसने अपना एक ऊपर लेयर बनाया है जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को अपने पास रोक के रखता है, ठीक है। तो ये जो O3 है वो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC या तो कोई भी गैसेस ऐसे है जो ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये जो O3 था ना वो O2+O में फिर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये जो O2+O है वो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को नहीं रोक सकते, ये O3 ही रोक सकता है। ये CFC की वजह से क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे था। मैनेजिंग द गार्बेज वेस्ट वो हम कल पढ़ेंगे, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज वो हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना रखते हैं, ठीक है।